नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं राम आपका अपने YouTube चैनल जयन एकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा आज अपन देखने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर में कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। अपन ने इतने ट्रांसफॉर्मर डिस्कस किए, वो सारे प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर थे जिसमें अपने लॉसेज हो रहे थे। आज अपन देखते हैं अगर अपन आइडियल ट्रांसफॉर्मर कैसे होता है, कौन कौन से उसमें लॉसेज नहीं होते, क्या चीजें होगी उसमें, कैसे आपका ईएमएफ जनरेट होता है। तो ये चीजें आइडियल पढ़ने से बेटा प्रैक्टिकली इजीली समझ में आ जाता है। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज आइडियल ट्रांसफॉर्मर। बेटा अपन ट्रांसफॉर्मर जो बनाते हैं तो सबसे पहले अपन कोर लेते हैं। ये जो कोर होती है ये सिलिकॉन स्टील की होती है, सारे बच्चे जानते हैं किसकी है, ये सिलिकॉन स्टील की है। और इसको बारीक बारीक पत्तियों से निर्मित किया जाता है। हर एक बच्चा इस चीज को जानता है क्योंकि बहुत बार इस चीज को अपन ने पढ़ लिया है, नोट कर लिया है, सब चीजें आपको बता दी है ट्रांसफॉर्मर में, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर एंडिंग पे चल रहा है ना। अभी मैं बात करूं कि ये है अपने पास कोर और ये बनी हुई है आपकी सिलिकॉन स्टील की बनी हुई है, सारे बच्चे जानते हैं। इसकी बेटा आपकी जो मोटाई है वो अलग अलग रखी जाती है। आपको मैं बता दूं, जो कोर की मोटाई है ये इंसुलेटेड बनाई जाती है। कोर को इंसुलेटेड बनाया जाता है ताकि इसमें एडी करंट कम हो, और सिलिकॉन स्टील की इसलिए बनाई जाती है ताकि आपकी हिस्टैरिसीस लॉसेस कम हो। ये जानते हो आप। अगर मेरे को कोर बनानी है 50 हर्ट्ज ट्रांसफॉर्मर के लिए तो बेटा इसकी जो मोटाई रखी जाती है वो रखी जाती है 0.25 mm, और ये बातें मैंने आपको लिखवा दी थी। अगर मेरे को कोर बनानी है 25 हर्ट्ज की, मतलब कोई ट्रांसफॉर्मर मेरे को डिजाइन करना है 25 हर्ट्ज का, तो ये कोर रखी जाएगी आपकी बेटा कितने की, तो आपको पता होना चाहिए 0.50 हर्ट्ज की रखी जाएगी। मतलब कहने का जितनी आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे उतनी आपको कोर कम लेनी पड़ेगी। ओके, क्योंकि बेटा कोर का फ्रीक्वेंसी अगर आपकी बढ़ रही है और कोर अगर आप मोटी ले रहे हो तो आपके आयरन लॉसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि बेटा आयरन लॉस आपके फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होते हैं, समानुपाती होते हैं। ये चीजें अपने को पता चली कि 50 हर्ट्ज के लिए कितनी होती है, सिलिकॉन स्टील की ले ली है, क्योंकि ये चीजें तो अपने ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मर में देख चुके हैं। आज अपन देखते हैं आइडियल ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। तो ट्रांसफॉर्मर में बेटा ये कोर और कोर पे आपकी लगी होती है दो वाइंडिंग। एक तो लगी है बेटा ये वाली वाइंडिंग, मैंने यहां पर वाइंडिंग को माना, और एक है आपकी ये वाइंडिंग। एक वाइंडिंग पर बेटा जिस पे आप लोड कनेक्ट कर रहे हो वो आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग है, और जिस पे आप सप्लाई कनेक्ट कर रहे हो वो प्राइमरी वाइंडिंग है। तो यहां से ये है, मेरे को यहां से कोई सप्लाई कनेक्ट करना है तो मेरा ये जो ट्रांसफॉर्मर होगा, ये जो वाइंडिंग होगी, ये मैंने मानी ये है प्राइमरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग सारे बच्चे जानते हैं। और ये कौन सी है, सेकेंडरी वाइंडिंग। हो गया। अपन देख रहे हैं आइडियल ट्रांसफॉर्मर। तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर में कुछ बातें आपको दिमाग में रखना है। यहां से आपको पता चल गया प्राइमरी कौन सी, सेकेंडरी कौन सी है। यहां पर अगर मैं नंबर ऑफ टर्न कैलकुलेट करूं कि प्राइमरी में जो नंबर ऑफ टर्न है वो है अपने N1, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न देखें तो नंबर ऑफ टर्न है N2। बेटा कोई करंट देंगे तो आपका सेल्फ इंडक्शन के कारण प्राइमरी वाइंडिंग में, ये याद है ना आपको कि सेल्फ इंडक्शन के कारण, किसके कारण, सेल्फ इंडक्शन के कारण आपका यहां पर E1 पैदा होता है, मतलब विद्युत वाहक बल पैदा होता है। मैंने लिखा E1T, या फिर आप बेटा हमेशा E लेके चलते हो तो ये लिया मैंने E1। आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण या म्यूचुअल इंडक्शन के कारण आपका सेकेंडरी वाइंडिंग में E2 पैदा होता है। किसके कारण, म्यूचुअल इंडक्शन के कारण। तो म्यूचुअल इंडक्शन के कारण आपका सेकेंडरी में E2 पैदा होता है, और सेल्फ इंडक्शन के कारण आपका E1 पैदा होता है। अपन जानते हैं ये चीजें। तो जो आइडियल ट्रांसफॉर्मर होता है, तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर में जो आप कोर लेते हो और कोर में अपना क्या चलता है, फ्लक्स चलता है। सारे बच्चे जानते हैं इसको। तो देख लेते हैं बेटा, कोर में थोड़ा फ्लक्स चला देते हैं। कैसे चलता है कोर में फ्लक्स, ये अपन ने पढ़ लिया था जब मैंने आपका ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल बताया था। ये कोई आपका फ्लक्स रोटेट कर रहा है आपका किसमें, कोर में। अपने को देखना है आइडियल ट्रांसफॉर्मर। देखो बेटा आइडियल ट्रांसफॉर्मर में क्या होगा, आइडियल ट्रांसफॉर्मर में जो आप कोर लेते हो, कोर के अंदर जो आपका फ्लक्स घूम रहा है, फ्लक्स में जो बाधा आती है उसे बोलते हैं रिलक्टेंस। क्या बोलते हैं, रिलक्टेंस। जैसे आपकी
धारा के मान में बाधा आती है तो उसे प्रतिरोध रेजिस्टेंस कहते हैं। उसी प्रकार अगर अपना फ्लक्स के मान में अगर बाधा आती है उसे बोलते हैं रिलैक्टेंस। तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर में कोर का जो रिलैक्टेंस होता है वो 0 होता है। क्या होता है आपको याद रखना है कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर में, किसमें बेटा, आइडियल ट्रांसफॉर्मर में, किसमें, आइडियल ट्रांसफॉर्मर में कोर का रिलैक्टेंस एस के द्वारा लिखेंगे, हिंदी में बोलते हैं प्रतिष्ठम, 0 होता है। 0 प्रतिष्ठम होता है मतलब आपका कोई भी फ्लक्स में बाधा नहीं आएगी। आपका कोर का जो प्राइमरी में जितना आपका फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो सारा का सारा सेकेंडरी से कनेक्ट हो रहा है, मतलब सेकेंडरी उस फ्लक्स को क्या कर रही है, कट कर रही है। तो अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि जो आइडियल ट्रांसफॉर्मर होगा, आइडियल एक्समर मतलब ट्रांसफॉर्मर होगा, उसमें आपका कोई भी रिलैक्टेंस नहीं है। रिलैक्टेंस नहीं है तो आपका लीकेज फ्लक्स, मतलब कि जो आपका प्रॉपरली जितना आपका प्राइमरी वाइंडिंग फ्लक्स को जनरेट कर रही है, उत्पन्न कर रही है, वो पूरा का पूरा फ्लक्स आपका सेकेंडरी वाइंडिंग तक पहुंच रहा है। मतलब कोई भी फ्लक्स बीच में छूट नहीं रहा है, प्रॉपरली फ्लक्स कहां जा रहा है, सेकेंडरी वाइंडिंग में जा रहा है। तो अपन ऐसा कह सकते हैं आइडियल ट्रांसफॉर्मर में लीकेज फ्लक्स 0 होता है। अगर आपको यह कहे लीकेज फ्लक्स 0 होता है, आपको यूं पूछे आइडियल ट्रांसफॉर्मर में, ये आप एक सोचना इसका आंसर क्या होगा। आइडियल ट्रांसफॉर्मर में लिंकेज फ्लक्स की अगर मैं बात करूं तो कितना होता है, बताओ कितना होता है, कि लिंकेज फ्लक्स आपका कितना होता है। लिंक करने वाला फ्लक्स जी मैक्सिमम होगा। लिंक करने वाला मतलब यहां से जो आपका फ्लक्स जितना जनरेट होगा उतना आपका सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक करता है आइडियल ट्रांसफॉर्मर में। तो लिंकेज फ्लक्स का मान, फ्लक्स कितना होगा आपका, मैक्स होता है, मतलब मैक्सिमम होता है। याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लीकेज फ्लक्स 0 होता है, लिंकेज फ्लक्स मैक्सिमम होगा, मतलब जितना आपका प्राइमरी जनरेट करेगी उतना को उतना आपका सेकेंडरी उस चीज को क्या करेगी, लिंक करेगी फ्लक्स को। ओके, किसमें, आपका आइडियल ट्रांसफॉर्मर में। तो बेटा कोई लॉसेस नहीं हो रहा, सारा का सारा फ्लक्स आपका सेकेंडरी क्या कर रही है, कट कर रही है। तो आप ऐसा भी अपन कह सकते हैं कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर के अंदर आपका कोई लॉसेस नहीं होता है। क्यों, जितना फ्लक्स जनरेट हुआ सेकेंडरी कट कर रही है, सेकेंडरी कट कर रही है, वही फ्लक्स आपका यहां पर आ रहा है, प्राइमरी भी कट कर रही है। तो प्राइमरी जैसे ही कट करेगी तो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग आपका यहां पर भी सेल्फ इंडक्शन के कारण E1 प्रोड्यूस हो जाता है। और जब प्रॉपरली जितना फ्लक्स जनरेट हो रहा है ये सारा का सारा सेकेंडरी वाइंडिंग के पास जा रहा है, और वो सेकेंडरी वाइंडिंग या नंबर ऑफ टर्न आपके इस फ्लक्स को कट कर रहे हैं। तो यहां पर भी आपका क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन के कारण आपका E2 मतलब EMF सेकेंडरी वाइंडिंग में भी आपका जनरेट हो जाएगा। यहां तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिंपल चीज है। ये चीजें तो बेटा अब तो बहुत इजी लग गई होगी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया इन चीजों को देखते हुए। अब अगर मैं थोड़ा सा आगे की बात करूं, अगर मैं बात करूं तो मैं ऐसा भी तो कह सकता हूं, यहां तक नोट हो गया आपका, ऐसा भी तो मैं कह सकता हूं कि जो आपका आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, कैसा आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, तो बेटा आइडियल ट्रांसफॉर्मर माना कि ये आइडियल ट्रांसफॉर्मर है। इस आइडियल ट्रांसफॉर्मर में आपका सारा का सारा लिंक सेकेंडरी वाइंडिंग से फ्लक्स लिंक हो रहा है, जितना प्राइमरी जनरेट कर रही है। तो आपका कोई लॉस होगा क्या, तो आप कहोगे नहीं होगा। तो याद रखना आइडियल ट्रांसफॉर्मर में लॉसेस नहीं होते हैं। क्या नहीं होते, लॉसेस नहीं होते हैं। और लॉसेस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन सा, पहला अगर मैं बात करूं तो अपन जानते हैं कोर लॉस। सेकंड जो लॉस होता है अपने पास होता है कॉपर लॉस। हो गया। अब यूं बताओ ये दोनों लॉस क्या होंगे आपके, 0 होते हैं, क्योंकि आपका कोई भी न तो वाइंडिंग में रेजिस्टेंस है, आइडियल है,
तो आपका कॉपर लॉस नहीं होगा। अगर मैं बात करूं कोर में कोई आपका रिलैक्टेंस नहीं है तो आपका कोर लॉस भी क्या होगा, जीरो होगा, मतलब कोर लॉस इज आयरन लॉस, जीरो होगा। ओके, आगे अपन चलें थोड़ा सा। चलो अच्छी बात है कि आपका लॉसेस नहीं हो रहा, आइडियल ट्रांसफॉर्मर है। आइडियल ट्रांसफॉर्मर से अपने पास एग्जाम में ये चीजें पूछेगा कि आपका आयरन लॉस कितना होता है, कॉपर लॉस कितना होता है, या अपने पास ये पूछेगा कि आपका ट्रांसफॉर्मर नो लोड कंडीशन में है। अपना ट्रांसफॉर्मर कैसा है, नो लोड कंडीशन में। आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, नो लोड कंडीशन में है। तो नो लोड कंडीशन में आपने क्या किया, इसको सप्लाई से कनेक्ट किया, तो यहां से आपकी जो करंट चलने वाली है नो लोड करंट, मैंने आपको पढ़ाया था कि नो लोड ट्रांसफॉर्मर, देखा होगा आपने उस वीडियो को, अगर नहीं देखा तो आप जरूर देखना। नो लोड ट्रांसफॉर्मर में मैंने बोला था कि जब आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग से कोई लोड कनेक्ट नहीं होता तो बहुत कम करंट, जो आपकी फुल लोड करंट का 4 से 5% जो करंट फ्लो होती है यहां से, ये करंट आपकी नहीं फ्लो होती। याद रखना किसमें, आइडियल ट्रांसफॉर्मर के अंदर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर में जब आपका आइडियल ट्रांसफॉर्मर नो लोड कंडीशन में है या फिर बेटा सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन की गई है, उस टाइम आपकी कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है। ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है। तो यहां से नोट करके लिख दें कि नोट करके कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर नो लोड कंडीशन में कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है। क्या नहीं होती है, फ्लो नहीं होती है। या आप ऐसा कह सकते हो नो लोड करंट जीरो होती है। नो लोड करंट क्या होती है, जीरो होती है। आप ऐसा भी कह सकते हो, या फिर आप यूं कहते हैं कि नो लोड कंडीशन में ट्रांसफॉर्मर में कोई भी करंट आपकी फ्लो नहीं होगी। अगर मैं बात करूं कि कोर का रिलैक्टेंस जीरो है तो परमेबिलिटी भी आपकी क्या होनी चाहिए, इन्फिनिटी होनी चाहिए। तो यहां पर आप याद रखें कि परमेबिलिटी आपकी इन्फिनिटी होगी। जल्दी से बेटा यहां तक नोट करें, फिर अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे देखें, आगे लिखें, एक चीज और रह गई है कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर में आपको पूछे कि कोर की परमेबिलिटी क्या होती है। तो यहां से देखें, आइडियल ट्रांसफॉर्मर कोर की परमेबिलिटी अनंत होती है। परमेबिलिटी क्या होती है, देखिए तो देखें बेटा, परमेबिलिटी क्या होती है। तो परमेबिलिटी क्या होती है, जैसे आपकी विशिष्ट चालकता या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है, उसी प्रकार अगर अपन इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें तो उसमें जैसे आपकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी सिग्मा होती है, उसी प्रकार आपके मैग्नेटिक सर्किट में परमेबिलिटी होती है, जिसे म्यू के द्वारा डिनोट किया जाता है। ओके, तो आपको याद रखना है कि ये जो कंडीशन है आपकी किसकी, आइडियल ट्रांसफॉर्मर की। अभी अपन आइडियल ट्रांसफॉर्मर को नो लोड कंडीशन में चला के देखते हैं कि नो लोड कंडीशन होगी तो क्या होगा और फुल लोड कंडीशन होगी तो क्या होगा। दोनों चीज देखेंगे आज ही अपन। तो आपको पहले तो ये बातें याद रखनी है आइडियल ट्रांसफॉर्मर में, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर में कोई लॉसेस नहीं होगा। आइडियल ट्रांसफॉर्मर में आपका जो रिलैक्टेंस होता है वो जीरो होता है। कॉपर लॉस, आयरन लॉस की बात करें वो भी आपके जीरो है। नो लोड करंट की अगर मैं बात करूं वो भी आपकी क्या है, जीरो है। और आपकी कोर की परमेबिलिटी की बात करें तो वो भी आपकी क्या है, इन्फिनिटिव है। ओके, चलते हैं आगे। अब अपन चलते हैं थोड़ा सा, ये था अपना आइडियल ट्रांसफॉर्मर की जो कंडीशन कि ये चीजें होती है। तो अब मैं चलता हूं, आपको लेके चलता हूं कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर है
पर आइडियल ट्रांसफार्मर को अपन ने क्या किया, ओपन सर्किट किया है कि भाई एक आइडियल ट्रांसफार्मर लिया और उसको अपन ओपन करके देखते हैं तो क्या होता है। तो देखना बेटा, ये अपने पास ट्रांसफार्मर है, सप्लाई अपन ने दे रखी है, और ये ट्रांसफार्मर जो मैंने लिया हुआ है ये मैंने कैसा लिया हुआ है, ये एक आइडियल ट्रांसफार्मर लिया हुआ है। तो यहां से आप हेडिंग डालें, आगे नेक्स्ट हेडिंग डालें, आइडियल ट्रांसफार्मर अंडर नो लोड कंडीशन, अंडर नो लोड कंडीशन। आइडियल ट्रांसफार्मर है आपका, अंडर नो लोड कंडीशन में है कि नहीं है। तो इस टाइम क्या होगा, ये चीजें आपकी होगी कि E1 जो सेल्फ इंडक्शन के कारण प्रोड्यूस होता है, E2 आपका म्यूचुअल इंडक्शन के कारण प्रोड्यूस होता है, सब चीजें अपने को पता है। पर आपको इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि जो आपका ये फ्लक्स चलता है, ये जो कोर में फ्लक्स चलता है, या फिर मैं बात करूं यहां से कोई आप ऐसी सप्लाई दोगे, यहां से जो कोई आपकी करंट चली, मैंने माना I1 करंट है, मतलब प्राइमरी वाइंडिंग में तो I1 करंट है ना। ये जो करंट है I1, तो ये कैसी नेचर की है, तो आपको भी अल्टरनेटिंग करंट है सर। तो जो आपका फ्लक्स जनरेट होगा वो भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का होगा कि नहीं होगा। जैसा करंट का ग्राफ होगा वैसा का वैसा आपका फ्लक्स का ग्राफ होगा। बेस जो फ्लक्स होता है वो ट्रांसफार्मर में कांस्टेंट रहता है, या फिर अपने को एक नाम से और भी जानते हैं ट्रांसफार्मर को, कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसमें फ्लक्स कांस्टेंट रहता है, ट्रांसफार्मर है बस। ट्रांसफार्मर में आपका फ्लक्स कांस्टेंट डिवाइस भी बोलते हैं। तो यहां पर लिख दें कि ट्रांसफार्मर में कंडीशन देखनी है कौन सी, आइडियल ट्रांसफार्मर अंडर नो लोड कंडीशन में है। तो आपको पहली बात ये याद रखनी है, हमेशा के लिए, आइडियल के लिए जरूरी नहीं है, प्रैक्टिकल के लिए भी जरूरी है ये कंडीशन, कि जो आपका ट्रांसफार्मर होता है, या फिर लिख दें कि ट्रांसफार्मर में फ्लक्स कांस्टेंट बोलें तो नियत रहता है, बदलता नहीं है। जितना एक बार आपका फ्लक्स जनरेट हो गया, प्राइमरी वाइंडिंग ने कर दिया, उतना ही फ्लक्स रहेगा। आपका लोड बढ़े लोड घटे कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका आइडियल ट्रांसफार्मर हो, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर हो, लोड इंक्रीज कर रहे हो, लोड डिक्रीज कर रहे हो, लोड हाफ कर रहे हो, 25% लोड कर रहे हो, पर जो आपका फ्लक्स जो कोर में है ये आपका कांस्टेंट बना रहता है। कैसा बना रहता है, कांस्टेंट, मतलब एक नियत बना रहेगा। एक बार आपका जनरेट हो गया उतना ही रहेगा, कितना ही लोड इंक्रीज करो डिक्रीज करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, यहां तक समझ में आया। अगर मैं थोड़ा सा आगे की बात करूं कि आगे चलें, चलो अच्छी बात है, ये तो हो गया। मैं यहां से आपका जो ट्रांसफार्मर है और ये है आइडियल ट्रांसफार्मर, मतलब आपकी जो यहां पर चुंबकशीलता है, परमेबिलिटी है, वो आपकी इंफिनिटिव है, रिलैक्टेंस आपका 0 है, लॉसेज आपके 0 है, नो लोड करंट आपकी 0 है। अब बेटा मेरी बात सुनना कि जैसे ही अपन ने आइडियल ट्रांसफार्मर को नो लोड कंडीशन में रखा, मतलब मैंने सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन कर रखा, आपको दिखाई दे रहा है। तो इस टाइम क्या होता है कि जैसे ही ऐसी सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो यहां से आपकी जो I1 करंट चलने वाली है, इस I1 करंट की वैल्यू क्या होगी, तो अपन कहेंगे सर ये साइन वेव में होती है, मतलब कि आपकी एसी करंट है। तो एसी करंट का जो अपन डिनोट करते हैं वो कैसे करते हैं, IM साइन ओमेगा टी से, कि जो करंट चलने वाली है वो कितनी है आपकी, I मैक्सिमम साइन ओमेगा टी आपकी करंट क्या करने वाली है, रन करने वाली है। इस करंट के कारण इस नंबर ऑफ टर्न से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को MMF पैदा होगा, और MMF पैदा होगा उसमें मैं अगर रिलैक्टेंस से डिवाइड कर दूं, मैंने प्रिंसिपल में बताया था आपको कि अगर मैं MMF को रिलैक्टेंस से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास फ्लक्स मिल जाएगा। मेरे पास क्या मिल जाएगा, फ्लक्स मिल जाएगा। और रिलैक्टेंस की वैल्यू 0 है, जब किसी संख्या में 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है इन्फिनिटी। तो मेरे पास जो फ्लक्स है वो बहुत ज्यादा है, मेरे पास जो फ्लक्स जनरेट होगा वो बहुत ज्यादा फ्लक्स जनरेट होगा। पता चला, ये जो फ्लक्स है कहीं पर लीकेज नहीं हो रहा, जितना फ्लक्स जनरेट हो रहा है सेकेंडरी वाइंडिंग को लिंक कर रहा है, क्योंकि आइडियल ट्रांसफार्मर है। क्योंकि कैसा है, आइडियल ट्रांसफार्मर है, ये दिमाग में रखना है, हेडिंग यही है, आइडियल ट्रांसफार्मर। अभी मेरे बताओ कि जो ये फ्लक्स जनरेट होगा ये किस नेचर का होगा, ये भी अल्टरनेटिंग नेचर का होगा।
मतलब ये जो आपका फ्लक्स पैदा हो रहा है, आप बोल रहे हो सर ये जो मेरा फ्लक्स पैदा हो रहा है ये कैसा होगा, ये होगा फाई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी नेचर का होगा कि नहीं होगा? तो आप कहोगे यस सर होगा। जितनी आपकी करंट जिस वेब में चलती है उस वेब में आपका फ्लक्स जनरेट होता है, पर फ्लक्स हमेशा कांस्टेंट रहता है कोर के अंदर, भले कौन सा ट्रांसफॉर्मर हो। यहां तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं जी। अब मेरे को ये देखना है जी, मेरा ये E2 पैदा हुआ है, ये E2 पैदा कैसे हुआ? तो अब मैं आपको लेके चलता हूं फेराडे लॉ पे। तो फेराडे लॉ क्या कहता है? फेराडे लॉ, देखिए बेटा फेराडे लॉ क्या कहता है, आप जानते हो NdΦ/dt। मैं बात कर रहा हूं फेराडे लॉ लगा रहा हूं, आप प्राइमरी वाइंडिंग में लगाओ, सेकेंडरी वाइंडिंग में लगाओ, आपका ईएमएफ निकल के आ जाएगा। फेराडे लॉ क्या कहता है कि E = Ndφ/dt। नंबर ऑफ टर्न आपके कांस्टेंट है, जो आपका फ्लक्स है उसको टाइम के साथ क्या कर दो, चेंज कर दो। पर आपको मैंने बोला फ्लक्स कांस्टेंट है, मतलब उसकी वैल्यू कांस्टेंट है। फ्लक्स तो किस नेचर का? आपका साइन वेव का है, मतलब फ्लक्स आपका कैसा है, इस प्रकार का फ्लक्स है। टाइम के साथ चेंज हो रहा है, बिल्कुल चेंज हो रहा है, 0.01 सेकंड में आपका चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, प्लस से नेगेटिव आ रहा है, फ्लक्स में चेंजेस आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो आपका E1 जनरेट हो सकता है, E2 जनरेट हो सकता है। अब देखो बेटा कैसे होता है, चले आगे, थोड़ा सा आगे की मैं बात करूं तो यहां से मैं हटा दूं। मैं पहले बात करता हूं प्राइमरी वाइंडिंग ले लेते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग में E1 कैसे हुआ और प्राइमरी वाइंडिंग में E2 कैसे जनरेट होगा जब आपका ट्रांसफार्मर नो लोड कंडीशन में है और आइडियल ट्रांसफार्मर है। तो देखें बेटा, मैंने लिखा यहां पर प्राइमरी वाइंडिंग E1 इक्वल क्या होगा फेराडे लॉ के अकॉर्डिंग N1, मतलब नंबर ऑफ टर्न कितने हैं आपको प्राइमरी में N1 dφ/dt। फ्लक्स हमेशा आपका क्या रहता है, कांस्टेंट, मतलब प्राइमरी में फ्लक्स ये रहेगा और सेकेंडरी में फ्लक्स की वैल्यू भी यही रहेगी, क्योंकि जितना ये फ्लक्स जनरेट कर रहा है उतना सेकेंडरी को लिंक करेगा, उतना प्राइमरी में भी लिंक होगा, क्योंकि फ्लक्स की वैल्यू कांस्टेंट अभी अभी आपको बताइए और लिखा भी रखा ऊपर। अभी मेरे को यूं बताओ कि यहां से अगर मैं फ्लक्स को क्या करना है, मेरे को डिफरेंशिएट करना है, मतलब अवकलन करना है हिंदी में बोलें तो क्या हो जाएगा, E1 इक्वल, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं d/dt के रिस्पेक्ट में, किसको करना है, φm sin ओमेगा t को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो मेरे पास निकल के आता है E1 इक्वल, देखो φm कांस्टेंट वैल्यू है और बेटा ये N1 लगाना तो भूल गए अपन, इस N1 को भी लिखो यहां पर, यह है आपका N1, प्राइमरी वाइंडिंग की बात चल रही है। तो यहां से मेरा जो N1 है ये कांस्टेंट संख्या, नंबर ऑफ टर्न संख्या है, फाई मैक्सिमम फ्लक्स आपका कांस्टेंट है, साइन का किया अपन ने डिफरेंशिएट तो क्या मिलेगा आपको, साइन ओमेगा टी का किया तो ओमेगा बाहर आया और क्या मिलेगा, कोस ओमेगा टी मिलेगा। तो जो आपका प्राइमरी वाइंडिंग में ईएमएफ पैदा होगा वो आपका इतना होगा। अगर मैं इसी प्रकार सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ देखूं तो जल्दी से बेटा यहां तक नोट करें, सेकेंडरी वाइंडिंग में मैं अगर ईएमएफ देखूं तो देखते हैं कितना होता है। चलें आगे, तो अब देखते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ, ये प्राइमरी वाइंडिंग का नोट हुआ। देखो फ्लक्स आपका सेम रहने वाला है प्राइमरी और सेकेंडरी में, तो मैंने लिखा सेकेंडरी वाइंडिंग में, सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ मतलब E2 वही लगाना है। नंबर ऑफ टर्न कितने हो जाएंगे इस बार, N2 हो जाएंगे, dφ/dt हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल। अभी आपने डिफरेंशिएट किया बेटा, बेस वो जो फॉर्मूला आया था उसके आगे N2 डाल दो, आपका सेकेंडरी में क्या हो जाएगा, ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। अभी मैं क्या करूं, फाई की वैल्यू अपने पास है, फाई की वैल्यू है φm sin ओमेगा टी, तो मेरे पास जो E2 पैदा होगा बेटा वो होगा मेरे पास ये बेटा N। तो देखो क्या दिखाता है, लेंज लॉ होता है कि जिसके कारण उसको उत्पत्ति हुई है, जिसके कारण जनरेट हुआ ईएमएफ वो उसी का विरोध करता है, मतलब फ्लक्स का विरोध करता है। अभी भी अपन देखेंगे जब लोडेड कंडीशन में। तो यहां से क्या होगा आपका N2 फाई मैक्स ओमेगा कोस ओमेगा टी, आपका जो फ्लक्स जनरेट होगा वो किस में होगा, आपका सेकेंडरी वाइंडिंग में हो जाएगा।
फर्क कितना सा है, नंबर ऑफ टर्न का फर्क है। प्राइमरी में है तो आप N1 डालो, अगर सेकेंडरी में देखना है तो आपका क्या डालना है, N2 डालना है। तो आपका देखो नो लोड कंडीशन में अपन ने देखा कि आपका फ्लक्स कैसे जनरेट हो रहा है। अब अपन देखते हैं कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, ये तो था नो लोड कंडीशन। अगर अपन देखते हैं आइडियल ट्रांसफॉर्मर है और आइडियल ट्रांसफॉर्मर में आपने लोड को ऐड कर दिया, क्या कर दिया, आपने लोड को ऐड कर दिया। अब देखो बेटा क्या होता है कि यही ट्रांसफॉर्मर है और इस बार अपने को अंडर लोडेड कंडीशन देखना है कि मेरे ट्रांसफॉर्मर में जो सेकेंडरी ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग है उस पे आपको लोड कनेक्ट करना है। तो अंडर लोडेड कंडीशन या लोड कंडीशन, अब देखते हैं क्या होता है कि अंडर लोड कंडीशन दे दी, मतलब इस बार आपने क्या कर दिया कि ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को लोड से कनेक्ट कर दिया, लोड से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो अब बेटा क्या होने वाला है, अपने को ध्यान से देखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही अपन इसको लोड से कनेक्ट करेंगे तो आपको एक चीज पता है कि लोड से कनेक्ट करने पर आपकी लोड में एक करंट फ्लो होती है। जो लोड में करंट फ्लो हो रही है मैंने इसका नाम दिया I2 हो रही है। लोड में करंट कितनी फ्लो होने लग गई, I2 हो गई। फर्क इतना सा आ गया, ट्रांसफॉर्मर वैसा का वैसा है, लोड लगाते ही आपकी एक करंट एक्स्ट्रा आ गई I2 जो लोड के अंदर जा रही है। यस या नो, आप कहोगे यस सर। और अपने को यह पता है लोड बढ़े घटे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके फ्लक्स पे, भले ही आपका आइडियल ट्रांसफॉर्मर हो भले ही आपका प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर हो, इज कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस ट्रांसफॉर्मर है ना। तो आपकी कांस्टेंट फ्लक्स है, अपने को यह पता चला E1 और E2 जनरेट हो रखा है। इस करंट के कारण आपका इसमें इस करंट के कारण देखो इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग की एक खुद की करंट जनरेट हो चुकी है कि नहीं है, आप कहोगे यस। ये आपका एक क्लोज लूप बन रहा है, ये लो। तो बेटा ये जो करंट है वापिस आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग में आ रही है कि नहीं आ रही, आप कहोगे यस सर आ रही है। इस करंट की डायरेक्शन में सेकेंडरी वाइंडिंग की खुद की करंट जो I2 है इसकी डायरेक्शन में आपकी एक फ्लक्स जनरेट कर लेती है, कौन, सेकेंडरी वाइंडिंग। जब आप आइडियल ट्रांसफॉर्मर या प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर को लोड से कनेक्ट करते हो तो यहां पर इसी I2 करंट के कारण जो आपका पहले तो फ्लक्स जो आ रहा था वो इस डायरेक्शन में आ रहा था, यस या नो, कि सर हमारा जो पहले फ्लक्स चल रहा था वो इस डायरेक्शन में चल रहा है, यूं करके नीचे जा रहा है। अभी जो अपनी करंट जो जनरेट हुई वो बेटा इस डायरेक्शन में हुई, मतलब लोड में जा रही है। और इस करंट के कारण आपकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है ये भी एक phi2 फ्लक्स का निर्माण कर लेती है। किसका, phi2 फ्लक्स का निर्माण कर लेती है। अपन जानते हैं जैसे आपका phi2 फ्लक्स जैसे कैसे करती है मैं बताता हूं, देखें बेटा इसको लिख देते हैं। जब एक्समर को लोड से कनेक्ट करते हैं तो सेकेंडरी वाइंडिंग में I2 करंट फ्लो होती है। इस I2 करंट के कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में किसमें, सेकेंडरी वाइंडिंग में phi2 फ्लक्स उत्पन्न होता है। यस या नो होगा, जल्दी से नोट करें। अभी अपने पास यहां पर भी फ्लक्स जनरेट हो रहा है, अभी लोचा होगा आगे कि ये जो फ्लक्स है ये मेन फ्लक्स का क्या करेगा, अपोज करने लग जाता है।
इसको रोकने लग जाता है, इसको कम कर देता है, इसको कम कर देता है। अपन कहते हैं कि आपका ट्रांसफार्मर जो है कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस है। फिर कैसे हुआ? क्योंकि लोड लगाती तो ये करंट आ गया, ये फ्लक्स आ गया। तो अभी अपन देखते हैं कि आपका फ्लक्स कांस्टेंट कैसे होता है। इंपॉर्टेंट यही है आपके लोडेड कंडीशन के अंदर, ठीक है ना। तो जल्दी से इसको नोट करें कि जब अपन ट्रांसफार्मर में लोड ऐड करेंगे तो I2 करंट फ्लो होगी। I2 करंट के कारण आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग में आपका एक EMF और जनरेट कर लेती है, जिसे आप फ्लक्स जनरेट कर लेती है, जिसे आप phi2 के नाम से जानते हैं। और ये चीजें अपन ने यहां पर नोट की है। तो यहां तक नोट हो गया बेटा? या फिर बेटा वीडियो को पुश करके आप इसको नोट कर सकते हो। चलें आगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं जी साहब, आपका phi2 फ्लक्स उत्पन्न हो गया। अब इस phi2 फ्लक्स कितना जनरेट हुआ? आपसे यूं पूछ ले कि ये जो phi2 फ्लक्स है ये कितना जनरेट हुआ, ये देखना है। तो phi2 फ्लक्स बेटा कितना जनरेट हुआ? तो ये हुआ कि आपके नंबर ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न कितने हैं? तो आप कहोगे सर हमारे सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न N2 है। सेकेंडरी वाइंडिंग में आपकी करंट कितनी है? तो आप कहोगे सर हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट I2 है। और मैं इसको अगर डिवाइड कर देता हूं रिलैक्टेंस से, किससे? रिलैक्टेंस से, प्रतिष्ठम से, S से, तो मेरे पास फ्लक्स phi2 आएगा कि नहीं आएगा? आप कहोगे यस सर ये फ्लक्स आ गया। ये इतना फ्लक्स आपका सेकेंडरी वाइंडिंग में उत्पन्न हो रहा है। सेकेंडरी वाइंडिंग में इतना फ्लक्स उत्पन्न हो गया तो यह क्या करता है? मेन फ्लक्स के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये देखो मेन फ्लक्स तो आ रहा है आपका इस डायरेक्शन में, और ये जो phi2 फ्लक्स जनरेट हो रहा है इसके जस्ट अपोजिट में हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो यहां से याद रखें, नोट डाल के लिखें, सेकेंडरी वाइंडिंग में phi2 फ्लक्स के कारण phi2 फ्लक्स मेन फ्लक्स का अपोज करता है। मेन फ्लक्स का अपोज मतलब यहां पर लिख दें बेटा, अपोज नहीं याद रहे, सारे बच्चे हिंदी के हैं, तो विरोध करता है और मेन मतलब मुख्य फ्लक्स को कम करता है। मुख्य फ्लक्स को क्या करने लग गया? कम करने लग गया। पर आपने तो एक चीज पढ़ी हुई है सर, ट्रांसफॉर्मर फ्लक्स कांस्टेंट डिवाइस है। फ्लक्स कांस्टेंट डिवाइस फिर कैसे हुआ? जब आपका ये दूसरा फ्लक्स तो क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है, अपोजिशन के अंदर है। तो देखो बेटा इस टाइम क्या होता है कि आपका फ्लक्स कांस्टेंट कैसे रहता है, ये जो कोर का फ्लक्स मेन फ्लक्स कांस्टेंट कैसे रहता है वो मैं बताऊंगा। आप जल्दी से यहां तक नोट करें कि फ्लक्स कैसे जनरेट हुआ। I2 किसका अपोज करेगा? मेन फ्लक्स का अपोज कर रहा है, जो आपको दिखाई दे रहा है। ये फ्लक्स तो ऊपर की ओर है, ये फ्लक्स नीचे की ओर है, तो दोनों अपोजिशन डायरेक्शन में, तो एक दूसरे क्या कर रहे हैं? अपोज कर रहे हैं ना। अब अपन बात करें, थोड़ा सा आगे चले, हटा दें यहां से। अभी मैं बात करूं आगे, देखें कि साहब ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गई। जो अपने पास मेन फ्लक्स था, मेन फ्लक्स कौन जनरेट कर रहा है? तो आप कहोगे सर प्राइमरी वाइंडिंग मेन फ्लक्स जनरेट कर रही है। जी साहब प्राइमरी वाइंडिंग कितना मेन फ्लक्स जनरेट कर रही है? तो आप कहोगे सर हमारी जो प्राइमरी वाइंडिंग जो फ्लक्स जनरेट कर रही है वो कर रही है, प्राइमरी वाइंडिंग फ्लक्स कितना जनरेट कर रही है? N1। प्राइमरी वाइंडिंग फ्लक्स कितना जनरेट कर रही है, कैसे पता करोगे? तो बेटा मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि प्राइमरी वाइंडिंग आपका फ्लक्स कितना जनरेट किया? N1 और I1 को मल्टीप्लाई कर दो। रिलैक्टेंस से आपका डिवाइडेशन कर दो। ये लो रिलैक्टेंस से मैंने इसको S से डिवाइड कर दिया। मेन फ्लक्स की वैल्यू तो ये है, और अपने पास सेकेंडरी में जो अपोजिशन आ रहा है ये कितना होना चाहिए? ये भी इसके बराबर ही होना चाहिए। मतलब जितना आपका आइडियल ट्रांसफर ये कहता है कि जितना फ्लक्स यहां से जनरेट हुआ है उतना यहां पर मिलना चाहिए, पर मिल नहीं रहा। अब कुछ अपोजिशन आ जाता है, और वो अपोजिशन कौन सा आ रहा है? इस phi2 फ्लक्स के कारण आ रहा है। अब अपने को क्या करना है कि इक्वल करना है। तो इक्वल कैसे करेंगे? तो बेटा एक तो याद रखें कि ये जो फ्लक्स है मेन फ्लक्स,
अभी बेटा अपन देख रहे थे नो लोड कंडीशन के अंदर भी आपका कुछ फ्लक्स आ रहा था जी। आप जब आपने ट्रांसफार्मर में जब कोई लोड नहीं लगाया था तभी भी तो आपका क्या हो रहा था, कुछ फ्लक्स जनरेट हो रहा था या राइट। वो कौन सा हो रहा था, तो आप कहोगे सर N1 और जो करंट थी वो नो लोड करंट थी, प्लस अपने पास कौन सा फ्लक्स है, इस पे कितना फ्लक्स जनरेट हो रहा है, तो आप कहोगे N2I2 डिवाइड कर दो इसको रिलैक्टेंस से। जब आपका आइडियल ट्रांसफार्मर है तो रिलैक्टेंस तो आपका 0 है, तो इसको तो बेटा आप क्या कर दो, हटा दो, मतलब तीनों संख्या आपकी बराबर है। रिलैक्टेंस तो रिलैक्टेंस की वैल्यू तो बेटा सेम रहती है, हटा दिया है। तो ये चीजें अपने पास मिली कि नहीं मिली, आप कहोगे यस सर। ये तो हो गया बेटा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के लिए। अब प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के लिए एक बात सुनना कि अभी सर आपने ये चीजें नहीं बताई कि आपका जो फ्लक्स आपका क्या कर रहा है, कम कर रहा है आपके मेन फ्लक्स को, तो ये इंक्रीज कैसे होता है। तो बेटा यहां से कुछ अमाउंट में आपकी करंट को इंक्रीज कर लेता है ट्रांसफार्मर, क्या कर लेता है, माना मैंने स्मॉल I1 आपकी करंट क्या कर लेता है, यहां से थोड़ी बढ़ा लेता है। जो ये करंट स्मॉल I1 है, ये जो अपोज करने वाला फ्लक्स था उतने फ्लक्स को ये बढ़ा देता है, मतलब एक बैलेंस कर देता है। क्या कर देता है, बैलेंस कर देता है। और जो ये आपका 5 फ्लक्स है ये आपका कांस्टेंट रहेगा। कहने का मतलब कि आप जब I1 चल रही थी लोडेड कंडीशन के अंदर, I1 चल रही थी लोडेड कंडीशन के अंदर, नो लोड कंडीशन के अंदर, लोडेड कंडीशन के अंदर, अब आपका अपोजिशन में जैसे ही फ्लक्स आएगा तो उसके लिए बेटा एक करंट और आएगी यहां से, जिसे I1 के द्वारा लिखा। ये I1 करंट क्या करती है, सुनना कि ये इतना फ्लक्स जनरेट करेगी जितना आपका phi2 फ्लक्स जनरेट हुआ है सेकेंडरी में। तो ये जो फ्लक्स है इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और प्राइमरी में जितना आपका फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो आपका कांस्टेंट रह जाता है। हो गया। अब मेरी बात सुनो, तो वो जो फ्लक्स है वो इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल आप कहोगे यस सर, अब बराबर में है ना। इसे MF बैलेंस इक्वेशन के नाम से अपन जानते हैं। अब मेरी बात सुनो, अपन ने आइडियल ट्रांसफार्मर लिया है और मैंने परमेबिलिटी की वैल्यू जो बताई है आपको इन्फिनिटी बताई है, तो नो लोड करंट आपकी क्या होगी, आपको होगी 0 होगी। तो आइडियल ट्रांसफार्मर में जो आपका फ्लक्स होता है वो क्या रहता है, बराबर रहता है। हालांकि प्रैक्टिकल में तो नहीं होता, एक आपको एक्स्ट्रा करंट लगानी होती है, एक्स्ट्रा करंट आपका ट्रांसफार्मर लेने लग जाता है प्राइमरी से। तो ये था आपके आइडियल कंडीशन जो आपको मैंने बताया। एक आइडियल ट्रांसफार्मर में कंडीशन आप याद रखें, नो लोड पे आप ट्रांसफार्मर आइडियल ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है, फुल लोड पे आपका कैसे वर्क करता है, ये सारी चीजें मैंने यहां पर आपके साथ डिस्कस की है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बेटा एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।